तेलंगाना ने की गवर्नमेंट ने इनके कमजोर नस को पकड़ रखा है। और आपको याद होगा कि वहाँ जो विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में एक एफआईआर रजिस्टर हो चुका है और 2-3 बंदों को इन्होंने तेलंगाना के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को मामला आनन फानन में सीबीआई को मामला दिया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। तो केसीआर ने भी इनकी कुछ कमजोर नस पकड़ रखी है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है विपक्ष के फोल्ड में जो है नहीं है, अभी इसका कोई जो है मतलब वो नहीं है, और वो पहले से ही नहीं है, क्योंकि वो भी घपले घोटाले में घिरे हुए नवीन पटनायक। तो जानते हैं कि हमारी फाइल तुरंत खुल जाएगी ईडी वाली, और वो भी ईडी में की पूछताछ में जो है घसीट लिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने सन्नाटा खींच रखा, और वो जानते हैं कि हमारे यहाँ भाजपा कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी की लगातार भारत में जो डेमोक्रेसी की स्थिति है, गिरती हुई स्थिति है, और जिस ढंग से उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, तो वहां पे चर्चा तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वहां पे पहले भी और चूंकि अभी इमीडिएट प्रधानमंत्री राहुल गांधी की यात्रा के बाद जा रहे हैं, तो वहां सारे लोगों को चर्चा में है कि वहां पे विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान क्या वहां के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अमेरिकन कांग्रेस के जो मेंबर है, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, क्या उसको उसी हिसाब से सहजता से उठाते हैं कि 10 से आपकी सरकार आई और आपने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को ईडी में घेरने की कोशिश की, आपने अभी तक किसी एक को भी सजा दिलाई? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पे आप चलिए, बीजेपी के साथ चलिए, और नहीं तो आप जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो अभी स्टालिन पे भी एक कार्रवाई जो थी स्टालिन की पार्टी पे, ये निश्चित रूप से क्या कहा जाता है, होनी थी, क्योंकि देखिए डीएमके जो है एक बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के लिए है। अगर आप देखिए भारत के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश से नीचे जो है बीजेपी अभी के वर्तमान परिदृश्य में गायब है। ये 23 तारीख का वो है, तब से लगातार ये हवाओं में बात फैल रही है कि तेजस्वी गिरफ्तार हो सकते हैं 23 के पहले नीतीश के कोई मंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, और आपका क्या कहते हैं अन्य स्टेट में भी इनकी कार्रवाई हो सकती है। और आज तमिलनाडु में इन्होंने कल रात में पूछताछ करके हिरासत में ले लिया, इतनी हड़बड़ी में थे क्योंकि मामला वहां हाईकोर्ट में पहुंच गया है। सिंगौल से राज्याभिषेक, फिर तमिलनाडु से प्रधानमंत्री बनाने की बतकही, और आज तमिलनाडु के बिजली मंत्री की गिरफ्तारी। सेंथिल, तो सेंगोल पीएम सेंथिल। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा किसी भी गैर संवैधानिक, किसी भ्रष्टाचार, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज के समर्थन में नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ईडी और सीबीआई को सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों, मंत्रियों, नेताओं का घर ही क्यों दिखता है? चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम ऐसे लोग, चाहे महाराष्ट्र के एनसीपी के लीडर हो, तमाम लोग क्यों दिखता है? इसकी पड़ताल जरूरी है। क्या जो सत्ता पक्ष में है खास तरह के वॉशिंग पाउडर, एक खास तरह के साबुन से स्नान करते हैं, जिसकी वजह से सीबीआई ईडी उनको नहीं दिखता है? क्या अभी 23 जून को जो विपक्षी दलों की पटना में मीटिंग है, उससे कहीं बौखलाहट तो नहीं है? उधर मणिपुर में क्या हो रहा सब जानते हैं। इधर करनाल में, हरियाणा में किसानों का एमएसपी लेकर आंदोलन था, सुना है, पढ़ा है, सरकार ने मान लिया। आखिर तमिलनाडु सिंगोल के बाद बहुत चर्चा में है। पहले भी वहां के गवर्नर जिस तरह से राज्य सरकार के साथ बर्ताव कर रहे थे, वो भी चर्चा का विषय है। क्या है अंदर का खेला, क्या है लेयर्स, इसी को इस एपिसोड में समझने की कोशिश करने वाला हूं। दो खास मेहमान हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार और वकील भी हैं, संपादक रहे हैं। संजीव पांडे साहब हैं, पत्रकार और लेखक दोनों हैं। पूरी तैयारी के साथ, आंकड़ों के साथ इस एपिसोड में शामिल है। इसलिए राजनीति की परतों को समझने के लिए, और जो कभी दिखता नहीं है उसको समझने के लिए, जो शोधार्थी पत्रकार है उनको सुनना हर समय लाभदायक होता है। इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, मेरी भी समझ बढ़ती है,
और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो साथी अम्बेडकरनामा सुनते होंगे उनकी भी क्लैरिटी होती होगी बहुत सारे मुद्दों पर। स्वागत है सर आप दोनों का। जी, तो पहले जेपी सर से शुरू करते हैं। सर, जी क्या है मामला? सीबीआई ईडी को खाली विपक्षी दल वाला ही दिखता है? नहीं सर, देखिए यहीं पर तो वो फंसते हैं और यहीं पर तो उनके ऊपर बेईमानी और पक्षपात का आरोप लगता है। अब जब कर्नाटक में सीधे सीधे कई ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली, 40% कमीशन तुमको सीधे देना पड़ रहा है और उसके बाद और कमीशन देना पड़ता है, फिर जो है हमारा ये तो हम क्या काम करें कि क्या करें। 40% का इतना सार्वजनिक आरोप था, इसके बावजूद ईडी और सीबीआई ने एक भी इस तरह के आरोपियों के यहाँ, जैसे आरोप था तो क्या मालूम नहीं था कि कहाँ पैसा जा रहा है, किसी के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। लेकिन जब से इन्होंने वहां सुना है, ये 23 तारीख का वो है, तब से लगातार ये हवाओं में बात फैल रही है कि तेजस्वी गिरफ्तार हो सकते हैं 23 के पहले नीतीश के कोई मंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, और आपका क्या कहते हैं अन्य स्टेट में भी इनकी कार्रवाई हो सकती है। और आज तमिलनाडु में इन्होंने कल रात में पूछताछ करके हिरासत में ले लिया और इतनी हड़बड़ी में थे क्योंकि मामला वहां हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाइबियस कार्पस के रूप में उनकी पत्नी ने दाखिल किया है और कहा है कि जो अभी पिछले ही महीने में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि गिरफ्तारी के पहले ये फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, वो फॉर्मेलिटीज या वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और हमारे हस्बैंड को पूछताछ के बाद उठा लिया गया, जबकि हमारे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं। और वहां जहां उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो वहां उनको तुरंत बाईपास सर्जरी के लिए भी रिकमेंड किया है, वो जो है जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं वहां। तो उसमें जो है 2 जज साहब लोगों के यहाँ था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इस पर आज ही हैबियस कार्पस सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले रजिस्ट्री से इस पर वो हो जाए, क्या कहते हैं, मतलब नंबरिंग वगैरह हो जाए, फिर आप आइए हमारे पास। तो जब रजिस्ट्री से नंबरिंग हो गई और इनके वकील उनके पास पहुंचे, तो इन दो जजों में से एक जज ने जो है इच्छा जताई इस मामले को सुनने की। हो सकता है कि यहाँ से वहां तक मामला चला हो तो इसके ऊपर से दबाव पड़ा हो कि जो है इससे आप अलग हट जाइए, ताकि फिलहाल कुछ नहीं तो अगर अलग हट जाएंगे तो नई बेंच बनने में 1 दिन का टाइम तो लगेगा ही, तो 1 दिन और जो है वो क्या कहते हैं सो काल हिरासत में रहेंगे, फिर पता नहीं कुछ और मैनेज होना हो या कोई नए जज शामिल किए जाए तो वो कह देंगे हम भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स का मामला शुरू हो गया है। लेकिन हाइबियस कार्पस सुनने के लिए तुरंत राजी हो गए क्योंकि इनके वकीलों ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया गया, इनकी गिरफ्तारी के लिए न नोटिस दी गई ना और कुछ हुआ। तो अब देखिए वो पाले में गेंद हाईकोर्ट की चली गई है और हाईकोर्ट में अगर आज नहीं सुनवाई हुई तो कल सुनवाई हो सकती है, देखिए क्या होता है। जी संजीव जी, क्या मसला है? खाली विरोधियों को ही जो है वहां सीबीआई ईडी पहुंच जाती है? देखिए जो तमिलनाडु में जो कार्रवाई हुई है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसियों की, तो वो लगभग संभावित था, क्योंकि देखिए इससे पहले जो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं जिनसे चुनौती कांग्रेस बीजेपी को मिल रही थी, उन पे एक एक करके कार्रवाई हो रही थी और कई लोगों को कहा जा रहा था कि या तो सरेंडर करो या तो एनडीए के साथ चलो और नहीं तो आप जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तो देखिए इससे पहले आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री अरेस्ट हुए हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी पिछले साल ही अरेस्ट हो गए थे और वो जेल में ही है अभी भी। उनकी हालत लगभग हेल्थ के लेकर वही हुआ जो फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि जो सेंथिल बालाजी के जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसी ढंग से सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य की भी स्थिति जेल में थी, जिनको भी अंतरिम कुछ रिलीफ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। फिर इससे साथ ही आप देखिए कि एक और जो मजबूत रीजनल पार्टी जो भारत में एनसीपी थी, उनके 2 लोग जेल गए हैं। एक शायद जमानत पर भी है, अनिल देशमुख साहब जमानत पर रिहा हुए हैं, दूसरे नवाब मलिक साहब जो है वो अभी जेल में ही है। और एक और देखिए कि जो एक इम्पोर्टेंट जो शिवसेना के जो बड़े नेता थे संजय राउत साहब को भी ईडी ने जेल भेजा। और तो और जो वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी जो बहुत बड़ी बीजेपी के लिए मुसीबत बनी हुई है, उसके अभी हाल ही में मंत्री जो है पार्थ चटर्जी वो जेल में गए हैं। उससे पहले फिरहाद हाकिम को भी अरेस्ट किया था इन्होंने, एक मित्रा थे वो अरेस्ट हुए थे इनके मंत्री, 2-3 विधायक ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं।
तो देखिए ये लगातार कार्रवाई ईडी की चल रही है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पे आप चलिए, बीजेपी के साथ चलिए, और नहीं तो आप जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो अभी स्टालिन पे भी एक कार्रवाई जो थी स्टालिन की पार्टी पे, ये निश्चित रूप से क्या कहा जाता है, होनी ही थी, क्योंकि देखिए डीएमके जो है एक बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के लिए है। अगर आप देखिए भारत के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश से नीचे जो है बीजेपी अभी के वर्तमान परिदृश्य में गायब है। मध्य प्रदेश से नीचे मतलब कि आप कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, तो अगर भारत के नक्शे पर देखेंगे तो इधर आंध्र प्रदेश में बीजेपी नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, और मध्य प्रदेश के दूसरी तरफ वेस्ट में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी है, लेकिन वो भी बहुत चोरी की सरकार है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो हताशा है और जो केंद्र की सरकार है उसकी हताशा जो है वो लगातार दिख रही थी, और वो कार्रवाई जो है होनी तय थी। लेकिन देखिए जो जिनको अभी अरेस्ट किया गया है, सेंथिल बालाजी, इनके बारे में मैं देख रहा था कि ये पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ कड़गम जो है, जो जयललिता की पार्टी के साथ रिलेटेड थे, और ये एक बहुत ही वहां की जो मजबूत जाति है, गोंडर जाति, जो कोंगू नाडी एरिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और पिछड़ी जातियों में आती है। पिछड़ी जातियों में तमिलनाडु में 2 महत्वपूर्ण जातियां हैं, थेवर और गोंडर, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जातियां हैं, और ये एक उस जाति से संबंध रखते हैं, और इनके लगातार 4 बार से एमएलए थे, अपने एरिया में बहुत ही मजबूत हैं। और जब इनके कुछ महीनों पहले भी जब इनके यहाँ मई में भी जब इनके घर पे जब ईडी और सीबीआई जांच एजेंसियों ने जब छापा मारा था तो स्थानीय लोगों ने बड़ा घोर विरोध किया था। तो ये 3 या 4 साल पहले एआईएडीएमके छोड़कर, जयललिता की पार्टी को छोड़कर ये इधर आए थे, क्या कहा जाता है, डीएमके में आए थे, और चूंकि स्टालिन की तरफ, और चूंकि स्टालिन ने भी इनको इसलिए साथ रखा था कि एक लोकप्रिय नेता है जो सेंथिल बालाजी है, और अपनी जाति में खासी लोकप्रिय है। जो गोंडर जाति जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण जाति है। कर्नाटक में सामान्य रूप से ये दोनों जातियां राजनीतिक रूप से बहुत निर्णायक है। जो गोंडर थेवर, एक बनियार जाति भी है, वो भी निर्णायक है, लेकिन गोंडर और थेवर बहुत ही मजबूत जाति है। तो ये बीजेपी की इस कार्रवाई से बीजेपी को और नुकसान भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी का बहुत स्टेक पे तमिलनाडु में कुछ है नहीं, और बीजेपी चुनावी रणनीति में भी बहुत कुछ वहां हासिल नहीं कर सकती। अगर बीजेपी को अगर वहां कुछ मिल सकता है तो यही मिल सकता है कि अगर डीएमके के साथ उसको गठबंधन हो। अब चूंकि एआईएडीएमके कमजोर हो चुकी है तो बीजेपी को अकेले लड़ने की क्षमता है नहीं, तो एक प्रेशर टैक्टिस में है। डीएमके के ऊपर प्रेशर बनाने की एक टैक्टिस है कि डीएमके जो है वो जो है यूपीए या विपक्षी दलों के पाले को छोड़कर एनडीए के साथ आए, और मुझे लगता है उसी प्रेशर टैक्टिस के तहत ये इनको अरेस्ट किया गया है। और आज हॉस्पिटल में जो स्टालिन के जो बेटे थे और जो महत्वपूर्ण 2-3 मंत्री थे वहां पहुंचे, और उन्होंने जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनौती दी है कि इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और चाहे आप जो भी जितनी भी एजेंसियों से, यहाँ तक कि यहाँ भी कहा गया है कि समय समय की बात है, सत्ता बदलेगी, सत्ता स्थायी नहीं होती है, ये भी कहा है। शायद स्टालिन के बेटे ने ही कहा है, उदयनिधि ने कहा है कि ये सत्ता बदलती रहती है, सत्ता का चरित्र बदलने का भी होता है। तो जांच एजेंसियां भी ये समझे, और जो केंद्र में राज कर रहे हैं वो भी ये समझे कि कल को सत्ता हमारे हाथ में भी आ सकती है। तो ये भाजपा के लिए मतलब कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है, या नरेंद्र मोदी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दबाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने नवाब मलिक को भी दबाने की कोशिश करी, इन्होंने अनिल देशमुख को भी अरेस्ट किया, उसके बावजूद एनसीपी ने इनके सामने सरेंडर नहीं किया। अब आप देखिए कि संजय राउत को भी इन्होंने अरेस्ट किया, पहले डराया फिर अरेस्ट किया कि सरेंडर कर जाएंगे। संजय राउत और दिलेरी से इनसे फाइट कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी इनसे नहीं डर रही है। तो एजेंसियों का जेल में कार्रवाई के बाद कि जेल भेजने के बावजूद राजनीतिक दल अगर नहीं डर रहे हैं तो इससे भाजपा को समझना चाहिए कि जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है, और जांच एजेंसियों के बस की नहीं है कि वो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो इससे जो है सत्ता जो है वो लोग डर जाएंगे, विपक्षी दल डर जाएंगे और वो जेल चला जाएंगे। देखिए लालू यादव को भी डराने की कोशिश की कि भोला यादव शायद उनके बहुत एक नजदीकी थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था पीछे, आपको याद होगा, रेलवे स्कैम में जॉब के बदले जमीन का कुछ ऐसा स्कैम जो था जिसमें मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भोला यादव को शायद अरेस्ट किया गया था। लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव भी नहीं डरे। तो मुझे लगता है कि इनके लिए काफी एक संदेश है कि इस ढंग की कार्रवाई से विपक्षियों को आप अपने धारा में नहीं ला सकते,
वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही आप किसी राजनीतिक दल के दिल को जीत सकते हैं, धमका कर, डराकर। शायद अटल बिहारी वाजपेयी से भी इनको सीख लेनी चाहिए। उन्होंने विरोधी दलों को डरा और धमका कर अपने साथ नहीं रखा था कि हमारे साथ चलो, और एजेंसियों का सहयोग नहीं लिया था। जी जेपी सर, ये जो एक टैक्टिस है कि विपक्षी दलों को डरा के अपने पक्ष में करने का, इसका रिएक्शन भी तो हो सकता है। और दूसरा कि 10 साल इतना प्रचंड बहुमत के साथ रही है। एक हमारे आपके तरफ एक कहावत है, हम सबके तरफ, कि नया मौलाना ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। सरकारें तो पहले भी रही हैं, और यूपीए सरकार में तो उनके अपने सहयोगी मंत्री जेल गए। थोड़ा फेयरनेस तो वहां दिख ही रहा था, लेकिन ये तो एकदम अति जैसा लग रहा है। जी सर। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये बहुत पहले कहा गया है सर, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब ये माने या जब ये समझे तब का मामला है ना। अब ये बारी बारी से उठा रहे हैं और हवा में है कि 23 तारीख के पहले तेजस्वी को भी घेर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो भाई ये तो साम दाम दंड भेद पे उतर आए हैं, और ये भी एक प्रकार से इनकी स्वीकारोक्ति है कि ये जो है जा रहे हैं, क्योंकि जाते समय जो हताशा है वो इनके सिर पर चोट चढ़ के बोले, चाहे आरएसएस की बात हो, चाहे कल भी हम लोगों ने इन्हीं मुद्दों से संबंधित बात चलाई थी उसकी बात हो, चाहे तमिलनाडु में इन्होंने एक्शन लिया उसकी बात हो। जी सबसे पहले मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब से आपकी सरकार आई और आपने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को ईडी में घेरने की कोशिश की, आपने अभी तक किसी एक को भी सजा दिलाई या सजा देने की स्टेज तक मामला पहुंचा? आपने तो पूरे ढोल ताशे के साथ मीसा भारती का फार्म हाउस जो है वो सील किया दिल्ली में, और कहा कि ये जॉब स्कैम का, कैश फॉर जॉब स्कैम के प्रोसीड से खरीदा गया है, और उसको आप जो है प्रमाणित नहीं कर पाए, और जो है पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने उसको रिलीज कर दिया। आपने चिदम्बरम के जोरबाग का बंगला जो दिल्ली में है उसको आपने के पीएमएलए ने सीज किया, और कहा पीएमएलए एक्ट में, और कहा कि साहब ईडी ने, और कहा कि साहब ये जो है आपके जो आईनेक्स मीडिया में आपको घूस मिला था उसके प्रोसीड से है। उसको भी जो है वो आपके क्या कहते हैं पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने उसको भी रिलीज कर दिया, क्योंकि उसमें भी आप कोई गवाही नहीं दे पाए। आपने चिदम्बरम को जेल भेजा, सीबीआई जांच कराई, फिर ईडी जांच कराई, पहले सीबीआई कस्टडी में रखा, फिर ईडी कस्टडी में रखा, फिर वो जमानत में छूट गए। आज तक सिंगापुर से आपके पास उसका जो है सबूत नहीं आया। तो क्या ये हमारे भारतीय कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए कि जब तक सबूत ना आए तब तक किसी के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटका गया, गिरफ्तार करके उसको बेइज्जत करने का क्या मतलब है? पहले उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सबूत है कि नहीं है। सबूत आप इकट्ठा कर रहे हैं, सबूत अभी आप बाद में इकट्ठा करेंगे, पहले आपने गिरफ्तारी कर लिया, ये क्या मामला है? या गिरफ्तार करके आपने जो है सीधे सीधे अगले के चरित्र पर दाग लगाया साहब ये ईडी के दागी हैं। तो सवाल इस बात का है कि अब अगर मोदी जी को एसआईटी ने तत्कालीन अगर इनको गृह मंत्री को जिला बदल कर दिया था, तो एसआईटी ने किया था, वो एसआईटी के रिकमेंडेशन पर जिला बदल हुए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। ठीक है, उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार, पहले तो अटल बिहारी थी, बाद में कांग्रेस की आ गई थी, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब वो जो दाग है तो आप सबको दागी बना देना चाहते हैं, चाहे उसके ऊपर प्रमाणित हो या ना हो, कहने को साहब भी ईडी के दागी हैं। तो कुल मिला के पूरी स्थिति यही है कि हम ढिठाई पे उतरे हुए हैं, जो आपको करना हो आप कर लीजिए। अब चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद गिरफ्तार करवा लिया और वो बूमरैंग कर गया, और बाद में वही चरण सिंह जो है इंदिरा गांधी के ही शरणम गच्छामी हो गए। जब जनता पार्टी तोड़ के निकले तो कांग्रेस के ही समर्थन से जो है वो संजय गांधी ने लीड किया, और कांग्रेस के ही समर्थन से वो कुछ दिन प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो भी लोकसभा फेस करने के पहले ही वो जो है क्या कहते हैं मैदान छोड़ करके भाग गए, और फिर से चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी की वापसी हुई। तो सवाल इस बात का है कि तमाम उदाहरण आपके सामने भरे पड़े हैं, लेकिन हम ढिठाई से बदले की भावना से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नाक कट गई है तो हम बाकी पूरे गांव भी नाक कटवा देंगे, ताकि कोई हमको नकला कहने ना, ये ना कहे कि हम नाक कटे। हम कहें सभी की तो नाक कटी है, सभी की तो नाक कटी है। तो बात यहाँ पर ये है, इस भावना से सब मामला चल रहा है सर।
अभी तो बोले थे, अभी तो चर्चा में था कि तमिलनाडु से पीएम भी बनवाएंगे, तो ये तो गिरफ्तार ही अब कर लिए हाँ, मंत्री को। अब देखिए, हाँ, वहां गिरफ्तारी कर लिया, क्योंकि ये लगता है कि इसके जो है वो ज्यादा जो है स्वीकार करने वाले इनको नहीं मिले, न वहां इसके को लेकर के कोई दुगी बुदबुदी हुई। बल्कि जैसा कि कल संजीव भाई ने बताया था कि वहां दो लोगों का नाम लेकर के जो है तंज भी कस दिया से स्टालिन ने कि भैया अब तो वो बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो मामला उल्टा पड़ गया, इनको लहा नहीं मामला, वो कोई टेकर नहीं मिला उसको लेने वाला। तो इसलिए जो है हम्म रात में उन्होंने जो है ये कार्रवाई कर। अब इस मामले में भी पेंच है, इस मामले में पेंच ये है कि हाईकोर्ट ने जो है कहा था कि ये जो आपने पुलिस कार्रवाई की है पहले, इसको फिर से आप जांच लीजिए। तो उस पुलिस कार्रवाई को फिर से जांच करने के वाले आदेश पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फिर से कार्रवाई वाला जो है वो करके उन्होंने कहा कि नहीं, ईडी अपनी जांच करती रहेगी, और हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने रोक दिया था, जो फिर से जांच हम्म करने वाली बात थी। और ईडी को कार्रवाई करने के लिए कहा था, तो ईडी ने जो है जो जांच कर रही थी उसके तहत को रात में गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी तो मैंने ऐसे ऐसे विद्वान हमारे जज लोग बैठे हुए हैं कि वो जो है बिना मामले का जो है पूरा वो रिपरकशन सुने। और जब ये मामला पीएमएलए का केस की संवैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वो जिसपे गिरफ्तारी हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं डिसाइड करता? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्यों नहीं डिसाइड किया कि जो ईडी के आपके क्या कहते हैं चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, या जो सुप्रीमो है, उनको जो है बार बार एक्सटेंशन दिया गया और ये हुआ, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बहस के दौरान सब सवाल उठाए उससे यही लग रहा था कि सब मामला गलत हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने संशोधन करके उनको फिर से जो है लगातार बनाए हुए हैं। तो जब सवाल है कि इस तरह का मामला है, इस तरह की जब चीजें उठ रही, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो इसी को डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को पीएमएलए का ही वो डिसाइड करना चाहिए कि पीएमएलए एक उचित है कि नहीं है, उससे संवैधानिक है कि नहीं है, और फिर जो मनी बिल के रूप में लाया गया वो उचित है कि नहीं है। ये सब मामला उनके सामने है, तो वो पता नहीं क्या क्या डिसाइड कर रहे हैं। इन सब मामले को जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं उसको जो है वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, और रायता फैल रहा है जी। अब आप देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था कि ये जो है 1950 के बाद कोई भी स्वरूप नहीं बदलेगा, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, मतलब सबका। लेकिन अब चंद्रचूड़ साहब जिस पीठ में थे, उस पीठ ने इसकी संवैधानिकता को के मामले को स्वीकार कर लिया कि हम देखेंगे कि संवैधानिक है नहीं। और उसके बाद पंडोरा बाग खुल गया, तमाम जो है वो बाबरी आपका मस्जिद भी काशी, खुला। हाँ, काशी का मामला आ गया, फिर जो है वो आपका मथुरा का मामला आ गया। तो भाई सबसे पहले जब आपने खोल दिया, सब पहले इसी को डिसाइड कर दीजिए कि हाँ संवैधानिक है कि नहीं है, ताकि बाकी मामले तो उसके साथ साथ जो सैकड़ों की संख्या में उत्पन्न हो गए वो मामले न उतरे, और वो मामले किसी पार्टी विशेष को सूट कर रहे हैं, उसके राजनीतिक एजेंडे को सूट कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब आप ही रायता फैलाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा, सिवाय इसके कि जो है लोग प्रताड़ित होंगे, लोग हल्ला करेंगे, ये करेंगे, कोर्ट में मुकदमों की बाढ़ आएगी। एक तो एक पहले सवाल जो संजीव जी से और उस आपसे भी कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान, जहां तक मुझे ज्ञात है, काफी नीचे चला गया है। और अभी ट्विटर के हेड ने, अभी जो फाउंडर सीईओ हैं, उन्होंने भी टिप्पणी दी है कि किसान आंदोलन के समय धमकाया गया था। मतलब अभी ये सब जो हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस पे होगी कि किस तरह से सरकारी एजेंसी अपने विरोधियों को दमन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज का। क्या लगता है दुनिया में किस तरह के रिएक्शन हो रहे होंगे, संजीव जी? देखिए, जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं वो बहुत ही कैलकुलेटिव चलते हैं, और वो पहले अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं कि हमारा कहाँ तक इंटरेस्ट कितना हमारा जो है वो हल हो रहा है, हमारा हमारी रुचि कितनी है, हमारे हित कितने सध रहे हैं। अब देखिए, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को हमारे साउथ एशिया के डेमोक्रेसी से बहुत कुछ लेना देना होता नहीं है। वो डेमोक्रेसी की बात तभी करते हैं जब उनके इंटरेस्ट जो है वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को चोट पहुँचती है, उनका कुछ नुकसान होता देखता है। जैसे पाकिस्तान को लेकर देखिए, पाकिस्तान में इतनी बार आर्मी ने वहाँ पे कंट्रोल किया पाकिस्तान में, लेकिन वो वहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हुए, चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियंस हो। ऐसे ही सऊदी अरब जैसा देश, जहाँ पे आप देखिए कि जमाल खशोगी एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, और वहाँ का राज परिवार जो है उस शक के दायरे में थे, उस हत्या के शक के दायरे में था।
लेकिन अमेरिका और यूके ने और पश्चिमी शक्तियों ने बड़े डबल पॉलिसी अपनाया। कुछ दिन विरोध किया, फिर उसको उसी हिसाब से ठंडा करके, देखिए उनको जब लगा कि हमें इनकी अभी जरूरत है तो वहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं करी। तो देखिए, अगर उनको लगेगा कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए चाहे जितना भी खतरा हो, अगर उनकी डेमोक्रेसी और उनके इंटरेस्ट पे अगर वो नुकसान कर रहे हैं, तो फिर इनके लिए यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत ही खतरनाक नजर आएगी कि नहीं, ये सरकार वाकई में खतरनाक है। और ये जो इंडेक्स, जो जितने भी इंडेक्स जो आपको नजर आते हैं, वो इंडेक्स तो स्थिति तो सही बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसका फिर हल क्या होता है, उसका किस तरीके से वहां पे पश्चिमी ताकतें लेती हैं और किस तरह से वो स्थानीय सरकार को समझाती हैं या बताती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और वहां पे बोलेंगे भी, जो है अमेरिका के अंदर, जो वहां पे अमेरिकन कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। तो देखने वाली बात होगी जो अमेरिकन कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो क्या डेमोक्रेसी को लेकर और इंडिया में जो विपक्षी दलों को जिस तरीके से तंग किया जा रहा है या जांच एजेंसियां उनको अरेस्ट कर रही हैं, तो क्या उस पर कोई सवाल उठाएंगे कि आप जो एक तरफ तो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे संविधान को ताक पर रख के, देखिए यहाँ चीन का संविधान नहीं है, एक वन पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का है वही रूलिंग है, अपने हिसाब से सारा कुछ वो करते रहे हैं, या कोई पुतिन का वहाँ फॉल्स डेमोक्रेसी नहीं है कि पुतिन ने सारे विरोधी दलों को, बस चुनाव नाम का होता है और जिस तरह से सत्ता पार्टी जो है वो अपने हिसाब से सत्ताधारी दल जो है सारा कुछ कर लेता है। भारत में एक बहुत ही संविधान है और हर तरह से एक चुनावी प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे संविधान के रहते ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उस पर सारे जगह से हर सिस्टम से हर सिस्टम ने चुप्पी साध रखी है उस पर। तो उसमें भी पश्चिमी ताकत बीच बीच में तो बोलती है, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से वो नहीं बोलते कि भाई ये आप सीमा लांघ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जा रहे हैं और चूंकि वहां पे कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे, तो वहां पे उनको भारत पे लोकतंत्र को लेकर क्या कहा जाएगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी भी वहां गए थे। राहुल गांधी ने भी डेमोक्रेसी की लगातार, भारत में जो डेमोक्रेसी की स्थिति है, गिरती हुई स्थिति है, और जिस ढंग से उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, तो वहां पे चर्चा तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वहां पे पहले भी और चूंकि अभी इमीडिएट प्रधानमंत्री राहुल गांधी की यात्रा के बाद जा रहे हैं, तो वहां सारे लोगों को चर्चा में है कि वहां पे विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान क्या वहां के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अमेरिकन कांग्रेस के जो मेंबर है, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, क्या उसको उसी हिसाब से सहजता से उठाते हैं, या सिर्फ प्रधानमंत्री की यात्रा को इस एंगल से अमेरिका लेता है कि चूंकि चीन से अभी अमेरिका का टकराव चल रहा है और भारत की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री और से इस तरह के असहज सवाल न उठाए जाएं। क्या इस पे अमेरिकन प्रशासन चलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी जेपी सर, जी यही प्रश्न आपके लिए भी है। क्या सर? इंडेक्स में जो बनता है भारत को लेकर, चाहे प्रेस फ्रीडम को लेकर हो चाहे डेमोक्रेसी को लेकर हो, तो ये सब घटनाक्रम तो पूरे दुनिया में पता होता होगा, तो इसका क्या रिएक्शन होगा सर? देखिए, रिएक्शन होता यह है कि सब ये इंडेक्स वगैरह जो आता है उससे सरकारों की किरकिरी होती है, बदनामी होती है। वैसे सभी संप्रभु राष्ट्र हैं, अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय उसका उल्लंघन नहीं करते, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा नहीं बनते, तो वहाँ डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो कभी भी जो है पश्चिमी ताकतों का नहीं होता। वही होता है जहाँ जो है वो क्या कहते हैं मतलब उनको लगता है कि ये जो है हमारे लिए खतरा बन जाएंगे या ये बन जाएंगे। बाकी तो पूरी दुनिया का इंडेक्स आता है, पूरी अमेरिका के तमाम संस्थाएं जो भारत के बारे में और देशों के बारे में, वहाँ के धार्मिक इंडेक्स के बारे में, वहाँ के प्रेस इंडेक्स के बारे में सबकी रिपोर्ट देती रहती हैं, अपनी सिफारिशें भी करती हैं, वहाँ की सरकार माने या ना माने। उसमें आर्थिक सैंक्शन से लेके बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इससे किरकिरी होती है, इससे जो है आपका वजन घटता है। इस पर जो है आप कोई किसी के रियाया नहीं कि आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा या कार्रवाई हो जाएगा, और वो भी देखते हैं किस पे कार्रवाई करने लायक है, किस पे कार्रवाई करने लायक नहीं है। तो ये इससे जो है आपकी बेइज्जती होती है, आपका वजन घटता है, आपकी जो है वो क्या कहते हैं मतलब उसमें कमी आती है, साख में कमी आती है, साख में बट्टा लगता है कि आपके यहाँ ये पोजीशन है। बाकी और इससे कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि भारत इतना बड़ा बाजार है और जो उसने पूरे दुनिया के लिए अपने बाजार को खोल रखा है, ये इतना बड़ा फैक्टर है इस मंदी के दौर में, या जो है मतलब समझ लीजिए उस दौर में, कि इसकी वजह से जो है वो क्या नहीं तो अब तक तो हो सकता है डायरेक्ट से एक्शन हो जाता है या भारत को तमाम प्रतिबंध भी रख सकते हैं।
ये बाजार है जिसने वो सारी चीजों को जो है वो समेट के रोक रखा है। जी जी। एक और सवाल सर, दक्षिण में केरल भी है, शायद एक बार ईडी उधर भी पहुंची थी, लेकिन दो राज्य और हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उधर उड़ीसा। इधर सब कुछ ठीक ठाक है। बात ठीक ठाक की नहीं है ना, बात यह है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है विपक्ष के फोल्ड में जो है नहीं है, अभी इसका कोई जो है मतलब वो नहीं है, और वो पहले से ही नहीं है क्योंकि वो भी घपले घोटाले में घिरे हुए हैं। नवीन पटनायक तो जानते हैं कि हमारी फाइल तुरंत खुल जाएगी ईडी वाली, और वो भी ईडी में की पूछताछ में जो है घसीट लिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने सन्नाटा खींच रखा है। और वो जानते हैं कि हमारे यहाँ भाजपा कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल थ्रेट नहीं है, जी तो इसलिए वो, लेकिन अब ये तो स्टालिन तो सीधे सीधे जो है फोल्ड में है, उनके कांग्रेस के फोल्ड में है, और ये कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता के बहुत बड़े पैरवीकार हैं, और ये विपक्षी एकता में जा रहे हैं। तो वहां की नवैयत और आंध्र तेलंगाना और वहां की नवैयत में बहुत फर्क है। केरल में भी जो है वो, वहां पर भी जो है इनके लिए कुछ भी नहीं है, बीजेपी के लिए वहां सीधे सीधे या तो कांग्रेस लेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनती है या सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती है। बीजेपी तो वहां भी कहीं नहीं है। कई लोगों को इन्होंने डोरा डाल के अपने यहाँ लाने की कोशिश की, एक दो लोग गए भी लेकिन वहां सक्सेस नहीं हो पाए। तो वही स्थिति अभी भी है, वहां भी कोई इन्होंने बहुत ज्यादा पहाड़ तो तोड़ा नहीं है, या पत्थर तो तोड़ा नहीं, जमीन तो तोड़ा नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। तो इसलिए केरल उसमें निकल जाता है। और ये लोग जो है चूंकि तेलंगाना, वहां भी बीजेपी का कोई खास से नहीं है, वहां निकल गया। नवीन पटनायक इनकी गोद में बैठे हुए हैं, इनके तारणहार के रूप में हमेशा सामने आते हैं। जी तो इसलिए इनसे आप तमिलनाडु की तुलना नहीं कर सकते। जी संजीव जी। देखिए, तेलंगाना में को लेकर एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऑलरेडी केसीआर की बेटी को ईडी के कार्यालय में कॉल किया गया था, आपको पीछे याद होगा। दिल्ली में ऑलरेडी उनसे पूछताछ हो चुकी है, वो ईडी के रडार पे है। और खास करके जो दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ है जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, उसी मामले में केसीआर की बेटी को ईडी ने कॉल किया था। लेकिन तेलंगाना का एक थोड़ा सा डिफरेंट मसला है। तेलंगाना ने की गवर्नमेंट ने इनके कमजोर नस को पकड़ रखा है। और आपको याद होगा कि वहां जो विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में एक एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, और 2-3 बंदों को इन्होंने तेलंगाना के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को मामला, आनंद फानंद में सीबीआई को मामला दिया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। तो केसीआर ने भी इनकी कुछ कमजोर नस पकड़ रखी है, बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात है नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी की। देखिए, जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस से बहुत बिटरनेस है, बहुत जोरदार दूरी है। और बीजेपी को ये पता है कि जगन मोहन रेड्डी अभी फिलहाल कांग्रेस के नजदीक जाने को तैयार नहीं है, कोई समझौते की संभावना नहीं है। वाईएसआर के बाद, डेथ के बाद जो जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी हुई थी कांग्रेस के राज में, उसके कारण जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस बढ़े जगन मोहन और कांग्रेस के फैमिली के बीच, तो जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये बीजेपी को फिलहाल पता है। तो जगन मोहन रेड्डी को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने करी थी, जो कांग्रेस ने जो जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी करी थी। थर्ड, अब नवीन पटनायक की बात आती है, तो नवीन पटनायक को लेकर एक बड़ा ही स्पष्ट स्थिति है कि नवीन पटनायक और जो केंद्र की सरकार है उनके बीच कुछ कारपोरेट घराने जो हैं वो मध्यस्थ हैं। और उड़ीसा में ये बड़ा, जो उड़ीसा के जो सेक्रेटरिएट को बहुत नजदीक से देखने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी कभी बात हुई थी पिछले दिनों ही, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, उड़ीसा को लेकर एक चीज को मान के चलिए कि एक इलेक्शन से पहले, चूंकि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ होता है उड़ीसा के अंदर, विधानसभा चुनाव भी सेम लोकसभा चुनाव के साथ होगा। तो उससे पहले उसने कहा कि कॉरपोरेट जो कुछ घराने हैं वो मध्यस्थता करते हैं केंद्र और राज्य के बीच, जिसमें तय होता है कि राज्य की सत्ता में इनको नवीन पटनायक को रहना है, केंद्र में कितनी सीटें बीजेपी को जाएगी। इस तरह का एक, मतलब कि एक दोस्ताना फाइट करते हैं बीजेपी और बीजेडी वहां पे। तो ये है, वहां के लेकर ये स्थिति है। तो मेरा ये मानना है कि जो सीधा टकराव है, देखिए कुछ मामलों में एक बड़ी जबरदस्त स्थिति है। देखिए कि सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य बहुत खराब है, आपको याद होगा। पीछे उनको दिल्ली जो ईडी के जो अरेस्टिंग है, उसके बाद जो जुडिशियल जो प्रोसेस वो बहुत स्लो है। तो जुडिशियल प्रोसेस को तेज करने की जरूरत है कि लंबे समय तक ये जेल में है,
और उसके बावजूद 2 साल 3 साल जेल में रहे और फिर ईडी इनका आरोप भी साबित न करे। और देखिए उसी बीच इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। अभी कल परसों नवाब मलिक ने शायद वहां पे पिटीशन डाला है, उनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं नवाब मलिक की। तो सवाल ये है कि ये जो ईडी की जो कानून है उस पे जो एक डिले है, और जिस तरह से वहां पे कोर्ट के अंदर जो फिर ईडी जो स्टैंड लेती है उस पे भी देखने की जरूरत है। हालांकि एक बीजेपी के लिए सबसे विफल बात है और सबसे जो बीजेपी की परेशानी की बात है कि ईडी की तमाम कार्रवाई के बावजूद अरविंद केजरीवाल सरेंडर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने इन्होंने बीजेपी से अरेस्टिंग के बावजूद भी, देखिए ये जो विपक्षी दल है कई फ्रंट पे लड़ रहा है। एक तरफ ईडी से लड़ रहे हैं जहां पे जांच एजेंसियां इनके मंत्रियों पे छापा मार रही हैं, दूसरी तरफ जो गवर्नर एक बैठ के इनके डे टू डे वर्क में बाधा डाल रहे हैं। जैसे पंजाब में पिछले 4 दिन से फिर लड़ाई शुरू हो गई है गवर्नर और चीफ रजिस्टर के बीच, अलग अलग मसलों पे इनका वाद विवाद हो रहा है। तमिलनाडु में जो रवि है वो लगातार मतलब कि राज्य सरकार से टकराव ले रहे हैं। केरल में आरिफ मोहम्मद खान टकराव ले रहे हैं। दिल्ली में जो एलजी है वो अरविंद केजरीवाल की सारी ही फाइल रोक देते हैं। तो जांच एजेंसी प्लस जो संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ जो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है उसकी चुनौती, ये सारा विपक्षी दल झेल रहे हैं। तो वैसे में क्या होता है कि ये जो विपक्षी दल उसके बावजूद अगर बीजेपी के प्रेशर में नहीं आए और बीजेपी से एमसीडी केजरीवाल छीन गए, अब बीजेपी को भय है कि कहीं अगर एमसीडी विधानसभा के बाद एमसीडी भी छीन गए और कहीं लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में अगर यही रिजल्ट 7 सीटों पे अगर इस ढंग के रिजल्ट रिपीट होंगे तो बीजेपी समझ रही है कि स्थिति क्या होगी। दूसरा केजरीवाल डर भी नहीं रहे हैं, ना इनके दूसरे विपक्षी दल शरद पवार भी अभी तक जो है बीजेपी से भयभीत नहीं हुए, केंद्र से भयभीत नहीं हुए। इवन की अडानी जैसे बंदों को भी जो बीजेपी के खास सहयोगी कारपोरेट घराना है वो भी शरद पवार के पास जा रहे हैं कि आगे अगर हमारा कुछ सरकार में बदलाव होता है तो मेरा बचाव रखना। शरद पवार इतने मजबूती से लड़े हुए हैं। शरद पवार के भतीजे पे बीजेपी ने डोरा डाला कुछ जांच के बहाने अजीत पवार को, उसको भी शरद पवार ने टैकल कर लिया। अजीत पवार को थोड़ा सा झटका देके से टैकल किया शरद पवार ने, अपनी बेटी को पार्टी का शायद कार्यकारी अध्यक्ष बना के टैकल किया। तो ये जो है ना कि ये बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लग रहा है। बीजेपी की चिंता अब यही है कि इस कार्रवाई के मिला जुला के जेपी सर इतना अगर विंडिक्टिव हो जाएगा तो मुझे लगता है यूपीए की तरफ से कोई टेंशन भी नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आर पार लड़ो, ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसे ही तो लीजिए, हमने पहले ही आपसे कहा कि अगर विपक्षी दल आज एक है इतने विभिन्न मतैक के बावजूद अपने, तो उसका श्रेय ईडी और सीबीआई को है, मोदी जी को है, जिन्होंने उनको जो है करने के लिए मजबूर कर दिया है। और अब देखिए अभी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री बनाते बनाते तमिलनाडु में उन्होंने जो इस तरह कर दिया। अच्छा मजे की बात है कि सेंथिल साहब ओरिजिनल डीएमके नहीं है, ये एडीएमके से डीएमके में आए, और जिस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही वो भी एडीएमके के शासनकाल का मामला है, वो डीएमके के शासनकाल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं एडीएमके से जो बीजेपी की वहां तिताई चल रही है आपस में, ये उस तिताई को और बढ़ाएगी। भले वो आज उसमें डीएमके में आ गए हों, लेकिन एडीएमके के कार्यकाल का जो है जॉब स्कैम है और उस पर अगर ये कार्रवाई हो रही तो एडीएमके के और भी मंत्री इसकी जद में आ सकते हैं। और एआईडीएमके और जो है इस समय बीजेपी की वहां 36 का आंकड़ा हो गया है, जो पहले साथ में गलबहिया करके चुनाव लड़ते थे। फिर वो जयललिता के जाने के बाद वहां कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है जो जयललिता की जगह को भर दे जी। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत आगे की है और ये बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। ये सारा साइन है कि ये मान गए हैं कि अब हम जा रहे हैं, अब हमको कोई रोकने वाला नहीं है। जी हाँ संजीव जी। हाँ देखिए जो आपने बात कही प्रधानमंत्री वाली वो 100% सही है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो सोने पे सुहागा होगा कि ये जो विपक्षी दलों के नेताओं को बीच में जो बार बार जो शगुफा चलता है कि पीएम कौन पीएम कौन पीएम कौन, उस पर चर्चा ही नहीं होगी, कहेगी ये हम बाद में फैसला कर लेंगे, एक बार इनको हटाओ। तो वो जैसे मतलब जिस ढंग से ये जिस ढंग से कार्रवाई हो रही है तो ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कालिदास की तरह। जैसे वो कालिदास जो है जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, तो इनको ये नहीं पता किस ढंग से कार्रवाई होगी। तो वाकई में जो उनके अंदर का जो एक भावना बीच बीच में जगती है कि हम पीएम, वो कहेंगे यार पीएम छोड़ो, पहले इनको निपटाओ,
इनको किसी ढंग से इनको एक बार चलता करो, बाद में देखेंगे पीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अभी आप देखिए कि अभी राजस्थान में भी ईडी की एक टीम गई थी, कोई पेपर लीक घोटाला में जांच करने के लिए ईडी की टीम वहां भी पहुंच गई। वो राज्य सरकार का टोटली दायरा है। जो पेपर लीक राजस्थान के अंदर हुए हैं वो कानून के हिसाब से राज्य की सूची का विषय है, और उसमें भी ईडी की टीम वहां पहुंच गई अशोक गहलोत को सरकार को दबाव में लेने के लिए। तो मतलब कि हर जगह जो है कुछ भी राज्य में एक अगर कुर्सी भी चोरी हो जाए, फ्रिज भी चोरी हो जाए, तो मुख्यमंत्री के बंगला से अगर फ्रिज भी चोरी हो जाएगा तो कल को ईडी पहुंचेगी कि देखो कि फ्रिज लेके कौन चोरी करके गया है, कहीं इसका लॉन्ड्री चोरी हो गई। बंगाल में एक बात हुआ था ना कि सीबीआई के सामने बंगाल पुलिस खड़ी थी, क्या वही स्थिति है? ये जिस ढंग से राज्य और केंद्र के बीच इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स लेके गई थी तमिलनाडु में। सरकार का प्रभाव कितना घट रहा है और कितना सरकार बेबस है, सरकार इस चीज को नहीं देख रही है। आप विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं, सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मणिपुर में आपका इतना विवाद पड़ा हुआ है कि कल भी 9 लोग मारे गए, कल या आज ही 9 लोग मारे गए हैं आपस में, और वहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पुलिस ही बट गई है कास्ट के नाम पे, मैतई और कुकी के बीच पुलिस बटी हुई है, ट्राइबल डिवीजन हो गया है। दिल्ली से सराउंडिंग कुरुक्षेत्र के पास 48 घंटे तक दिल्ली जम्मू हाईवे, दिल्ली शिमला हाईवे जाम था, किसानों ने जाम कर रखा था। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर सरकार ने अपने बात बढ़ाई और कहा हम एमएसपी देंगे। तो सरकार को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि जमीन पे हो क्या रहा है, जमीन पे आपकी सवाल नहीं है। ऐसा बंगाल में एक बार हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि लोकल पुलिस और इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स लेके जा रही है ईडी? नहीं, वो तो जा रही है, साथ में ये बात है ना कि चूंकि ईडी जो है सीबीआई की तरह दिल्ली के नियम से तो है नहीं, वो तो दिल्ली का नियम तो आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले से ही कह रखा कि सीबीआई इलीगल है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो है स्टे पर चल रही है। ईडी के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन कल गए अगर ईडी को जो है राज्य सरकार ने अपने यहाँ गिरफ्तार करा के जो है मद्रास सेंट्रल जेल में, नैनी सेंट्रल जेल में अगर बंद करने लगे तो क्या होगा? वो तो कानून व्यवस्था की मशीनरी को आप स्वयं ध्वस्त करने पर आमादा है। संवैधानिक संकट। और जहां तक आपका जो है मणिपुर है, तो वहां तो डबल इंजन की सरकार है, वहां ये जो गृह युद्ध के कगार पर कैसे पहुंच गए, और वो भी उसमें भी एक हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने जो है सिंगल बेंच पे बैठ के आग में घी डाल दिया। मुरलीधर नाम है उनका, मुरलीधरन, एक दूसरे मुरलीधर है, ये वो वहां वाले मुरलीधर नहीं है जी। 2 एपिसोड बाकी है आपसे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण। एक तो है कि जैसे ईडी सीबीआई इधर विपक्षी को देखती है, बट्टे खाता में माल कितना गया। अभी हाल ही में एक स्टील का भी मामला आया है, संजीव जी से, जेपी सर से कल बात करेंगे। और मणिपुर पे एक बात विस्तार से चर्चा करना बेहद जरूरी है। मणिपुर पे भी चर्चा होगी और बट्टे खाते में भी, कि जितने ही व्यवसायी और ये तमाम लोग बैंक का कितना पैसा लेके भाग गए हैं, गबन कर गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि राइट ऑफ कर दो, बट्टे खाते में डाल। तो अगले एपिसोड ईडी और सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको ना ईडी पकड़ रही है, ना उनको सीबीआई पकड़ रही है। और देखिए कि 56,000 करोड़ लेके एक उद्योगपति भाग गया, नीरव मोदी पे ना ईडी लगा ना सीबीआई लगा, उसको आराम से एयरपोर्ट से निकलने दिया। ईडी सीबीआई पैराडाइज और पनामा पेपर में सैकड़ों लोग आए हैं, सैकड़ों लोग, 700-800 तो इंडिया के पनामा पेपर में होंगे, उसमें ईडी सीबीआई कहीं नहीं लगी है। कल विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सुन रहे थे 2 लर्नेड जर्नलिस्ट, राइटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जेपी सिंह साहब को और संजीव पांडे साहब को। जब आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया।